हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ही लेक्चर हुआ था जिसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी दी और उसके आगे हमने बस एक क्वेश्चन करा डेरिवेटिव एज अ लिमिट सम कॉन्सेप्ट बता के उसके हमने एक आध क्वेश्चन किए थे। तो अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ एक आध टाइप के क्वेश्चन करके फिर प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो ये सेकंड लेक्चर है डेफिनेट इंटीग्रेशन का और उसमें हम ये 3 क्वेश्चन पहले यहाँ पर समझेंगे कैसे करना है। ठीक, तो जैसे हमें मान लो अगर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इंटीग्रल को आई से हम लोग डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर ये, और एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसका सेकंड स्टेप लिखते हैं कि पुट इसमें कर देना है साइन एक्स इक्वस टू टी पुट कर देना है, जिससे कि कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 0 से π/2। अच्छा, एक और इसमें लोचा है कि जब हम किसी के बराबर कोई पुट करते हैं इंटीग्रल को, तो जो लिमिट्स होती हैं, जैसे 0 से π/2 जा रहा है ना लिमिट, वो लिमिट चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर x बराबर 0 था भाई, dx के रिस्पेक्ट में x का फंक्शन सब कुछ दे रखा है, तो ये लिमिट भी किसकी हुई? x की हुई, यानी x की वैल्यू 0 से π/2 तक जा रही है। अब जब हमने पुट किया तो x इक्वल टू 0 पुट करो, तो साइन 0 इक्वल्स टू टी, यानी टी बराबर कितना हो गया? साइन 0 0, यानी जब x 0 तो टी भी 0, और x बराबर फिर क्या? π/2 रखो जरा, तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? साइन π/2। साइन π/2 मतलब 1, तो x बराबर जब π/2 होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। इसीलिए जब ये इंटीग्रल हमारे पास i चेंज हुआ तो ये हमारे पास लिमिट अब 0 से 1 हो गई, क्योंकि हमने सब कुछ t में कन्वर्ट कर दिया है। तो cos x dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा, और नीचे हमने साइन एक्स को t मान लिया है, तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, या t प्लस 1 t प्लस 2 भी लिख सकते हो। और ये हमारे पास रहा पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर हैं, आराम से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो 0 से 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे हम। ये हमारे पास रहा dt। अच्छा, जिन लोगों को हमने इसे डायरेक्ट कर दिया, वरना एक इसका पूरा प्रोसेस है और डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने बताया भी है कैसे करते हैं। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 0 से 1, क्या ही करें, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, है ना, स्टेप हम जंप कर रहे हैं। अब ये अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2, और अभी भी लिमिट रखनी रह गई है 0 से 1। लिमिट रखनी रह गई तो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रख दो, तो log t की वैल्यू 1 रखोगे तो log 2 आ जाएगा, माइनस log 3 आ जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट रखनी है, t बराबर क्या रखना है? 0 रखना है, तो ये आ जाएगा log 1 और माइनस log 2। ठीक, log 1 खुद 0 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 2 माइनस log 3, और माइनस ये 0 हो गया और माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस log 2 आ जाएगा। और अगर इसको देखो तो log 2 जुड़ के 2 log 2 हो गया, 2 log 2 माइनस log 3। इसके आगे सॉल्व करते हैं, जो आगे मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चढ़ जाता है। वही प्रॉपर्टी यूज करें, पावर वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सामने जो मल्टीप्लाई होता है वो पावर में जा सकता है। तो इसको लिख देंगे log 2 और माइनस log 3, log 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? log 4 हो जाएगा, माइनस log 3 हो जाएगा। और log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी अगर पता है तो इसको हम लिख पाएंगे log 4 अपॉन 3, क्योंकि जो डिफरेंस में होता है वो डिवीजन में ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चला गया। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो मेन काम है लिमिट का जो है कन्वर्जन। अगर किसी बराबर पुट करते हैं तो लिमिट किस तरह से वेरी करती है वो हमें रखना है, और उसमें गलती नहीं हो तो बाकी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम हर तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करना तो सीख ही चुके हैं। थोड़ा सा आता है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें एक आध इंटीग्रल तुम्हें मिल जाएंगे बहुत अच्छे वाले। खैर, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? चलो इंटीग्रेशन ये क्वेश्चन है ही। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ हमने थीटा में रख दिया है क्या? चलो सब कुछ एक्स में कर लो, एक्स यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x।
और इसके आगे वाला स्टेप ऊपर है, ये पाई बाई 4 लिमिट है, ऊपर है साइन 2x, साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, इंटू dx तो है ही, नीचे हम साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x। उसके बाद फिर अगला स्टेप है डिवाइड बाई कॉस टू पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल कितना आ जाएगा, इंटीग्रल i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4, और ये क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 2 भाई बाहर निकल आएगा, और cos टू पावर 4 से अगर हम ऊपर डिवाइड करें तो cos टू पावर एक cos से cos कट जाएगा और एक cos अपॉन साइन आ जाएगा। जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कि हम sin x cos x को cos टू पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो cos x इंटू cos क्यूब x लिख सकते हैं। तो एक cos से cos कट गया, एक साइन अपॉन cos x tan हो गया, और एक फिर cos स्क्वायर नीचे बच गया, जो कि ऊपर जाने के फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कैसे आया, हमने यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है, बड़ा आसान है, फंसने को तो यहाँ पर भी फंस जाते हैं। अच्छा, फिर cos टू पावर 4x से डिवाइड करा तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया tan टू पावर 4x, आराम से आ जाएगा, इंटू dx। अब सिंपली हमें क्या पुट करना है, पुट tan स्क्वायर x को t पुट कर दो। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो x बराबर अगर 0 रखें, क्योंकि x बराबर 0 तो t बराबर tan स्क्वायर 0, यानी कि 0, यानी x 0 तो t भी 0, और x बराबर पाई बाई 4 तो t इक्वल्स टू tan स्क्वायर पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, यानी कि t में सब कुछ कन्वर्ट होने के बाद लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। और एक चीज़ ये कि इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan x, और इंटू tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dt हो जाएगा, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिवाइड हो जाएगा, dt अपॉन 2 आ जाएगा, यानी इतने की वैल्यू dt अपॉन 2 आ गई, और यही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, यानी कि सब कुछ चेंज हुआ तो लिमिट अब 0 से 1 हो जाएगी, क्योंकि t में कन्वर्ट कर दिए हैं, और tan स्क्वायर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से बराबर हो गया dt अपॉन 2 के बराबर हो गया है, 1 अपॉन 2 dt, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर को हमने t माना है, तो tan टू पावर 4 क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर 2 मल्टीप्लाई था, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास ये क्या आया, इंटीग्रेशन 0 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी, और 1 प्लस टी स्क्वायर, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन होता है। ये हमारे पास आ गया, लिमिट अभी 0 से 1 रखनी रह गई है, अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, tan इनवर्स 1 हमारे पास पाई बाई 4 होता है, ये पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है, ये इसको कर लेते हैं, देखते हैं, इसमें हम हिंट दे देंगे, इसको कंप्लीट करना तुम लोग। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल आई है 0 टू पाई बाई 2 cos x, हमने इस टाइप का इंटीग्रल जैसे बताया है, जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल में आराम से बता रखा है। हो सकता है किसी ने डेफिनेट इंटीग्रल अगर वीडियो ना देखा हो इंडेफिनेट वाला, और ये डायरेक्ट देख रहा हो, तो उसको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इस टाइप का इंटीग्रल हमने आराम से सॉल्व कराया है वहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो उसी चीज़ का यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऊपर हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला, और इसको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, चलो ये हो गया मान लो, और नीचे इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स
ये एक और काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी और आसान बनाया जा सकता है। 1 प्लस कॉस का हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 और प्लस कॉस प्लस साइन एक्स, ये साइन x/2 और कॉस x/2 हमने इसका क्या हाफ एंगल फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पर साइन x हाफ एंगल लगा रहे हैं। तो इससे ये हुआ कि ये कट गया हमारे पास और 2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो हमारे पास ये इंटीग्रल I बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और इंटू dx, ये आ गया हमारे पास। और अब π/2 ऊपर और नीचे, अच्छा ये 1/2 बाहर निकल आया, हमने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर देना है। तो कॉस स्क्वायर x/2 से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan x/2 ये आ गया हमारे पास। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा दूसरी बात ये कि I = 1/2, हम तो हिंट देने वाले थे, हम पूरा सॉल्व करने पे आ गए। तो ये हमारे पास a² - b² वाला टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस tan x/2 इंटू 1 प्लस tan x/2 इंटू dx और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x/2 और ये चीज़ से कैंसिल होगा, इस सिर्फ इंटीग्रेशन ये बचा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना बड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आध क्वेश्चन हो गया। अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ये है कि खतरनाक जो इंटीग्रेशन जो हम इस तरह से कर रहे हैं और अननेसेसरी बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन जा रही है, चुटकियों में सॉल्व हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में। वही चीज़ इंडेफिनेट में नहीं लगा सकते क्योंकि भाई इंडेफिनेट में लिमिट्स नहीं दे रखी। लिमिट्स मतलब ये देखो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट में हमारे पास ये सुविधा रहती है। तो आओ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और प्रॉपर्टी का यूज़ देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम तो भारी करके आते हैं, हल्का हो गया। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स में कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं और 1 बाय 1 हम एक बार देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को और उनका डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a to b, हमें fx dx का करना हो, ये फंक्शन कैसा भी हो, चाहे वो x का फंक्शन हो और या t का फंक्शन हो, ft dt कर लो। लिमिट अगर a से b है तो दोनों में जो वैल्यू आएगी सेम आएगी, चाहे 2x + 1 फंक्शन हो चाहे 2t + 1 फंक्शन हो। अगर लिमिट हमारी a से b यानी कि -1 से 1 है ना, 0 से 2, कुछ भी a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये कोई फ़र्क इंटीग्रल में नहीं डालता है। इस तरीके से लिमिट सेम हो, फंक्शन एक ही हो, सेम डिग्री का हो, बस जो बदला हो तो वेरिएबल बदला हो, x के बजाय t आ गया, x के बजाय r आ गया, कुछ भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि a से b इंटीग्रल हमारे पास कोई है, तो इस इंटीग्रल को हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, यानी कि अपर लिमिट b हुई, लोअर लिमिट a हुई। और अगर हम इसको पलट दें, b को बना दे लोअर लिमिट, a को बना दे अपर लिमिट, यानी कि लिमिट पलट दी, तो फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू एक एक्स्ट्रा नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लिमिट पलटने पे एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आ जाता है। दूसरी बात यह है कि कोई फंक्शन fx है, a से b तक इसको इंटीग्रेट करना है और a से b के बीच में ऐसा एक कोई पॉइंट है c जहाँ पर फंक्शन टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है उस जगह पे। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ये कोई भी तरह का उस पॉइंट पे पंगा है तो सीधे उस इंटीग्रल को उस पॉइंट पे तोड़ दो।
इधर वाला हिस्सा अलग कर दो, इधर वाला हिस्सा अलग कर दो और दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दो। यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ पॉइंट सी, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, कहाँ, ए और बी के बीच में अगर कोई पॉइंट है जहाँ पर कोई दिक्कत हो, ऐसा जहाँ पर एफ एक्स इर्रेगुलर सा हो जाए, इर्रेगुलर चाहे वो टूट जाए यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, या कैसा भी प्रॉब्लम रहे उसमें, या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होने लगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होने लगा, इंक्रीजिंग से कांस्टेंट हो गया, कहीं पर भी ये सी वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन कोई ना कोई तो पंगा हो रहा है उस जगह पे, तो वहाँ पर हम इसी इंटीग्रल को बदल लेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले ए से, यानी सी जो होगा ए और बी के बीच में होगा, तो ये जो हमारे पास ए और बी इसके बीच में कहीं सी होगा, तो ए से सी तक पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ तक काम हो गया, और प्लस फिर अब सी से बी तक इंटीग्रेट कर लेंगे एफ एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, ठीक। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम 0 to a एफ ए माइनस एक्स लगा सकते हैं इसमें इंटू डी एक्स, और जो वैल्यू होगी दोनों में बराबर होगी। दूसरी बात, एफ एक्स इंटीग्रेशन ए से बी, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए से बी और एफ एक्स के जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स लगा सकते हैं इंटू डी एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी, चलो 5th नंबर लिख लेते हैं, माइनस ए से ए है एफ एक्स डी एक्स, इसमें दो केस बनेंगे। ये 0 के बराबर होगा इफ़ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और ये 2 into 0 to a इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक। अगर हम यहाँ पर बता भी दें कि ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें f में x के जगह माइनस एक्स पुट करो तो वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, और इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें x के जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो तब भी फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो हमारे पास f ऑफ x होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे x क्यूब है, ठीक है, इसमें माइनस एक्स रख दो तो माइनस एक्स का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन बाहर आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर रख लो, इसके जगह माइनस एक्स का स्क्वायर करो तब भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर। तो एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, एक्स क्यूब क्या है, एक ऑड फंक्शन है, बस उदाहरण के तौर पे दिखा दिया, हमने बताया तो है ही। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। दूसरी बात 6 नंबर, एक और प्रॉपर्टी, 0 to 2a अगर किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दो केसेस में भी बनेंगे। ये हो जाएगा 0 के बराबर इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, और ये हो जाएगा 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है, ठीक, सही है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो एक बार इनको लिख लो, कायदे से रट लो, और अभी जब हम कर रहे हैं सामने लिखे रखे रहना और देखना फटाक से यूज़ हो रहा होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी के बेस सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यही सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, बस अब आपके ऊपर है कि आपकी स्किल कितनी बढ़िया है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने में। बहुत सिंपल सा, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास
उधर की प्रॉपर्टी यूज़ होनी है। यहाँ पर इतना रफ कर देते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दे दिया गया कि क्वेश्चन इंटीग्रल है, सॉल्व करो भाई 0 से π/4, ठीक है, π/2 कर लेते हैं, π/2 1/1 प्लस √10x सिंपल इंटू dx। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ पर 0 to π/2 इसको रखते हैं और 1/1 प्लस इसको लिख देते हैं साइन x रूट का और अपॉन कॉस x, और ये बराबर हो जाएगा 0 to π/2, अच्छा ये रूट कॉस x इंटू dx। तो ये कॉस x ऊपर चला जाएगा कॉस x, और नीचे कितना आएगा कॉस x रूट में और प्लस रूट साइन x और dx आ गया। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं कि यही चीज़, इसको मान लेते हैं 1, और यही चीज़ की x के जगह a माइनस एक्स, तो 0 to π/2। अब यहाँ पर यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, अगर जिस प्रॉपर्टी का एग्जाम में लिख रहे हो, जिस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो, यहाँ ब्रैकेट में उस प्रॉपर्टी को लिख दो और अच्छा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट कॉस x के जगह पे क्या रखना है a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस π/2 माइनस एक्स, ये भी रूट में, और प्लस साइन π/2 माइनस एक्स, ये भी रूट में, इंटू dx। तो ये हमारे पास आई बराबर कितना आ गया 0 to π/2, और कॉस 90 माइनस एक्स, ये साइन पे चेंज हो जाएगा तो रूट साइन एक्स, और नीचे ये साइन एक्स में बदल गया तो रूट साइन एक्स, और ये कॉस में बदल गया तो प्लस रूट कॉस एक्स इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और अब 1 और 2 को जोड़ दो। ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई है, एडिंग 1 and 2, ठीक। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आई जुड़ के कितना हो गया 2i, भाई LHS जुड़ जाएगा, RHS जोड़ो तो 0 से π/2। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है यानी एलसीएम सेम है, सिर्फ ऊपर वाली चीज़ जोड़ेंगे तो cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट साइन x ऐड हो जाएगा, और नीचे भी कितना आ गया cos x रूट में और प्लस साइन x रूट में इंटू dx। भाई ये ऊपर वाली चीज़ें सेम है, कट गया, हमारे पास 2i आ गया इंटू dx, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 2i इक्वल्स टू, ये मैंने बस ऐसे लगा दिया है, कन्फ्यूज मत होना कि ये क्यों लगाया, ठीक। ये हमारे पास आ गया, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है, अभी तो इंटीग्रेट करा है, अभी लिमिट रखना रह गया है, तो लिमिट क्या 0 से π/2। तो 2i इक्वल्स टू अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो सिर्फ π/2 आया। अच्छा हमें क्या निकालना था, इंटीग्रल i निकालना था, i तो ये था, तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि i इक्वल्स टू कितना आ गया π/4 आ गया, ये इंटीग्रल आ गया, यही हमारा आंसर होगा। तो प्रॉपर्टीज का यूज़ करके बड़ा क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया, और जबकि ये छोटा क्वेश्चन माना जाता है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। i की वैल्यू π/4, हमने i इसको माना था और ये π/4 सॉल्व होके आ गया, ठीक है। तो जितनी तिगड़म करनी पड़ी वो आपके सामने है। अब इसको रफ करते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो हम देने जा रहे हैं बहुत आसान है। अच्छा एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ये पहले अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है -1 से 3 करना है, और x³ माइनस x और मॉड लगा हुआ है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx। तो इसके लिए देखो करेंगे क्या, जब मॉड होता है हमारे पास तो ये देखो मॉड कहाँ पर 0 हो रहा है। जैसे ये मॉड x की बात है, ये 0 कहाँ पे हो रहा है,
ये हो रहा है x बराबर 0 पे, जहाँ पे 0 हो रहा था उससे छोटी वैल्यू पे और उससे बड़ी वैल्यू पे दो केस में ये बढ़ जाता है। तो मॉड x जो है दो केसेस में बढ़ जाता है। कैसा? जब ये 0 जहाँ पे 0 पे 0 हो रहा था तो 0 से छोटा होगा तो माइनस x के बराबर ओपन होगा, और अगर 0 से x बड़ा होगा तो ये प्लस x बन के ओपन होगा। उसी तरह अगर हम सिर्फ इसकी बात कर लें x माइनस वन मॉड की, तो x माइनस वन मॉड x माइनस वन 0 कहाँ पे हो रहा है? ये x बराबर 1 रख दे तो वहाँ पे 0 हो रहा है। तो जहाँ पे जो फंक्शन 0 हो रहा होता है मॉड वाला, वहीं से वो दो केस में बढ़ जाता है। तो ये माइनस का x माइनस वन बन के निकलेगा जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, और ये प्लस का x माइनस वन होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो आई थिंक अब समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। वही चीज़ वहाँ पर भी यूज़ होगी। ठीक है, पहली बात ये देखो फंक्शन कहाँ पे 0 हो रहा है। तो जहाँ पे 0 हो रहा है भाई इस फंक्शन को ही 0 रख के देख लो ना कहाँ पे 0 हो रहा है। ये देखो इसको 0 रखा तो हमारे पास एक इक्वेशन आई x³ माइनस x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से तो ये अनर्थ हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो हमें करना कैसे है? सिंपली भाई x कॉमन लो, आ गया x² माइनस वन। भाई क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट निकलने चाहिए, 2 थोड़े ना। तो ये x इंटू, अब इसको x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 आई, माइनस वन आई और प्लस वन आई, 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। यानी ये 3 पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन लोचा हो सकता है। इसमें ये यहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। चलो हम अभी के लिए बता रहे हैं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। यानी कि ये 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जहाँ फंक्शन में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी है। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट पे तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ना क्या है आप खुद ही देखो कि जब कोई वैल्यू हमारे पास ये है, एक आया -1 और एक आया 0 और एक आया +1, तो जब भी कोई वैल्यू 0 और 1 से, भाई यहाँ पर 0 हो रहा है, जिन जिन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है उससे छोटे पे उससे बड़े पे देखते हैं। तो भाई देख लो -1 से जब हम कोई छोटी वैल्यू लेंगे, अच्छा -1 से छोटी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेट -1 से +3 के बीच में करना है, यानी -1 से बड़ी ही वैल्यू का काम है। तो -1 से 0 के बीच में जब कोई वैल्यू होगी तो बताओ ये कौन सा क्वेश्चन, क्या नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? मान लो -हाफ रख के देखा तो -1/8 और -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको हमने क्या करा, पॉजिटिव आ रहा है। बढ़िया है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो बढ़िया बात है कि x³ माइनस एक्स ये बराबर x³ माइनस एक्स के होगा जब x की वैल्यू कहाँ से, -1 से 0 के बीच में होगी। ये बढ़िया। दूसरा 1 से 0 के बीच में रख के देखो, 0 से 1 प्लस का हाफ रख के देखो तो 1/8 माइनस 1/2। अगर हमने इसको किया 4, ये नेगेटिव आ गया, यानी जब इसके दोनों के बीच में होगा तो नेगेटिव होगा। यानी कि x³ माइनस एक्स मॉड ये माइनस का x³ माइनस एक्स बन के निकलेगा जब x की वैल्यू कहाँ 0 से +1 के बीच में है। और फिर x³ माइनस एक्स ये भी प्लस का x³ माइनस एक्स बन के निकलेगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और इन्फिनिटी तक कहीं पर भी हो। क्योंकि जब 1 से बड़ी रखो 2 माइनस 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 प्लस पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी पॉजिटिव। तो बेसिकली हमें 3 इंटरवल मिल गए ऐसे जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा। अब इसी इंटीग्रल को इसी कॉन्सेप्ट से हम करते हैं। ये एक अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है। अब आप खुद ही देख रहे हो क्या क्या यूज़ हो रहा है उसमें। मॉड का फंक्शन, इनइक्वालिटीज़ का फंक्शन यूज़ हो रहा है। अब हम इसी इंटीग्रल को इस तरह से लिखेंगे, -1 से, पहली बात हमें कहाँ तक, बस लिमिट यही है कि -1 से 0 तक ही जा सकता है। 0 पर ये हो गया, और -1 से 0 के बीच में फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। तो x³ माइनस एक्स ये रहा इंटू dx, फिर प्लस, अब 0 से 1 तक करेंगे, 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो माइनस ऑफ x³ माइनस एक्स और dx करेंगे, और फिर प्लस हमें क्या करना, 1 से लगा के 3 तक, या 1 से लगा के इन्फिनिटी तक, कोई भी पॉइंट हो। अब 1 से आगे हमेशा पॉजिटिव होना है, तो 1 से लगा के 3 तक फंक्शन क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो x³ क्योंकि 3 तक ही मैक्सिमम कहा गया है, इंटू dx। इस इंटीग्रल को आप पूरा सॉल्व करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, जो वैल्यू आएगी वो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब हम आराम से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। छोटे क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन था, इसमें एनालिसिस ज़्यादा मांगता था। ठीक है, एनालिसिस, खैर क्या क्या नहीं बताना पड़ा इसके लिए, ये देखो एक्चुअली याद दिलाना पड़ा क्योंकि भूल जाते हैं ना सब बच्चे।
अब आते हैं हम लोग अपने सेलेक्टेड क्वेश्चन पे। हाँ, जिस आसान क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो ये था, i इक्वल्स टू 0 to π/2 और sin टू पावर 4x अपॉन sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी जो लगाए थे लास्ट वाले में वही प्रॉपर्टी लगाओगे, डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे जिसको दिख रहा होगा तो डायरेक्ट दिख रहा होगा π/4 आंसर। कैसे π/4? भाई इसमें वो प्रॉपर्टी लगाओगे ना, i बराबर π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। तो देखो डायरेक्ट दो स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर π/2 माइनस एक्स होगा तो साइन किस में हो जाएगा, 90 पे चेंज होगा कॉस में, कॉस टू पावर 4x, और नीचे साइन है कॉस में बदल जाएगा और कॉस वाला साइन में बदल जाएगा, तो नीचे वाला फिर भी नहीं बदलना है, ओवरऑल वही रहेगा। तो ये कॉस टू पावर 4x हो गया और ये साइन टू पावर 4x हो गया, और इंटू dx। ये रही दूसरी इक्वेशन। पहले और दूसरी इक्वेशन को जोड़ो, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और साइन π/4 प्लस कॉस π/4, नीचे भी कॉस π/4 प्लस साइन π/4, कट के सिर्फ कुछ नहीं बचा, dx बचा। अब बताओ 2i इक्वल्स टू x, अभी लिमिट रखनी रहेगी 0 से π/2, तो 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, और माइनस 0 ना लिखो तो इंटीग्रल ये बराबर कितना आ गया, π/4 के बराबर आ गया। यही हमने इंटीग्रल i माना था, ये देखो i सॉल्व होकर आ गया। तो डायरेक्ट दिख सकता था, बड़ा आसान सा सवाल रहा ये। ठीक, अब एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है ये वाला 0 to π, 0 से 1 करते हैं, चलो 0 से 1 log 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करना है अगर हमें, 1 प्लस tan x, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? आई थिंक ये सवाल ही हमने गलत उतार लिया है कुछ। tan 0 0 log 2, सवाल हमने गलत लिख लिया डायरी में अपनी। चलो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देख के ठीक करेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। मुझे लगता है यहाँ पर x होना चाहिए था, अब सही था। अब जाके हम x को tan x रखते हैं। चलो ठीक है, जो आइडिया था वही करके देखते हैं। तो पुट करना है इसमें x इक्वल्स टू tan थीटा से। अगर ये पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0। जब x बराबर 0 तो tan थीटा भी 0, तो थीटा बराबर 0, और जब x बराबर 1 तो tan थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, π/4। लग तो रहा है बढ़िया, यही जाएगा 0 से π/4। अच्छा, log 1 प्लस एक्स और 1 प्लस tan x, क्योंकि अब हमने tan थीटा रख दिया है, तो tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम वो प्रॉपर्टी लगाएं तो 1i π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 माइनस थीटा और उसका स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। कुछ तो गड़बड़ है। tan स्क्वायर π/4 माइनस थीटा, अभी यही लिखे रहने देते हैं। तो ये इंटीग्रल हमारे पास आ गया 0 से π/4, और ये लॉग हो भी सकता है भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, 1 प्लस tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं अगर हम, तो 1 माइनस, क्योंकि tan π/4 1 होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ये लास्ट स्टेप में कोई गड़बड़ी है।
हम लोग इस पे बढ़ते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कुछ गड़बड़ लिख दिया हमने, खैर छोड़ते हैं इसको, इधर पढ़ते हैं। आई इक्वस टू एक्स साइन थीटा, एक हमको आइडिया आया था, हमने ये चीज़ रख के देखी थी, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 टू पाई, ये हम लोग करते हैं। तो इसमें हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है, आई इक्वस टू 0 से पाई बाई 2 है कि 0 से पाई है, लिमिट है 0 से पाई एक्चुअली, ठीक है, 0 से पाई। आई इक्वस टू 0 टू पाई, और हमें रख देना है x के जगह पे पाई माइनस एक्स, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 रहा, ये 2, 0 से पाई, इसको हम 2 मान लेंगे, पाई माइनस एक्स और साइन पाई यानी 180, 180 माइनस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे साइन चेंज भी नहीं होता है, तो साइन एक्स ही बना रहा है ये, और 1 प्लस कॉस, वही फिर कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस एक्स के बराबर ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स के ही बराबर रहेगा। तो ये रहा 2, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, तो ये 2i इक्वस टू हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये हमारे पास हो जा रहा है, देखो ये पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये और प्लस ऊपर वाला ये जुड़ जाएगा एक्स साइन एक्स, और नीचे हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास 2 इंटू इंटीग्रल ये आ गया 0 से पाई और पाई साइन एक्स, और सिर्फ हमारे पास नीचे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारे पास रहा, इंटीग्रल आ गया, और ये 2i इक्वस टू 0 टू पाई, अच्छा ये पाई भी बाहर आ गया, सिर्फ हमारे पास ये बचा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, और ये इंटीग्रल हमारे लिए अब बहुत आसान है, इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रल में आगे बढ़ते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्या क्या गड़बड़ी थी वो बता देंगे, और इसी तरह प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2-3 लेक्चर और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आएगा। इस तरह से कुल मिला के इंटीग्रेशन में और पूरा कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के नाम पे एरिया बाउंड बाय कर्व पढ़ना पड़ता है, फिर दोनों को मिला के एक चैप्टर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो हम लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब तो बोर्ड्स आ रहे हैं, थोड़ा और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।